दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भारत आए हुए हैं और उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक डेलीगेशन भी आई हुई है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल और एग्जीक्यूटिव शामिल हैं और बेस सिस्टम्स के एग्जीक्यूटिव्स और ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। उन्होंने भारत को एक बड़ी ऑफर दी है। उन्होंने भारत को एक बार फिर से 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मिलकर डेवलप करने की ऑफर दी है, जिससे कि टेम्पेस्ट नाम दिया जाएगा। बेस सिस्टम्स ने भारत को एक इंटरनेशनल पार्टनर के तौर पर टेम्पेस्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करने का ऑफर दिया है। ये ऑफर पहले एरो इंडिया 2019 में भी दिया गया था। इटली, यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन तीनों देश मिलकर टेम्पेस्ट प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में ब्रिटिश कंपनी बेस सिस्टम्स, रोल्स रॉयस, यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर MBDA, इटालियन डिफेंस ग्रुप लियोनार्डो, ये सभी मिलकर काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही जापानीज FX फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट में भी अभी ब्रिटेन उनकी मदद करने वाला है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ये तीनों मिलकर अभी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि 2035 तक तैयार होगा। FCAS और टेम्पेस्ट यूरोप के सबसे बड़े डिफेंस प्रोग्राम्स में से एक होने वाले हैं। ये दोनों नए फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल और यूरो फाइटर को 2040 तक रिप्लेस करेंगे। अभी भारत ने AMCA प्रोग्राम की असेंबली पार्ट को शुरू कर दिया है। इसे भारत एक 5.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बताता है और ये अभी के मौजूद सभी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से ज़्यादा सुपीरियर होने वाला है, लेकिन यह फिर भी एक 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म नहीं होगा। लेकिन इसमें 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म के कुछ एलिमेंट्स जरूर होंगे। अभी बहुत सारे देश अपने 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। हम इससे पहले जापान के फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के ऊपर भी बात कर चुके हैं और इसके साथ ही हमने यूके के टेम्पेस्ट प्रोग्राम के बारे में भी बात की है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर भारत टेम्पेस्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो इंडिया, जापान और यूके तीनों मिलकर एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर सकें। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत को पहले ही रोल्स रॉयस ने एक इंजन डेवलप करने की ऑफर दी है, जिसमें DRDO और रोल्स रॉयस मिलकर एक नया इंजन डेवलप करेंगे, जिसमें उसके राइट्स के ऊपर भारत का बराबर का हक होगा। यानी कि ये एक भारतीय इंजन होगा जिसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा भी हक होगा और इसमें फुल टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी ऑफर की गई है। और अभी जापान भी इसी इंजन को लेकर रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप करने वाला है और टेम्पेस्ट प्रोग्राम में भी पार्टनरशिप करने वाला है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। तो चलिए अभी यूके के टेम्पेस्ट प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। टेम्पेस्ट फाइटर जेट ब्रिटेन की बेस सिस्टम द्वारा बनाया जाने वाला एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और इटालियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा है। इसको बनाने वाली सभी कंपनियों का नाम टीम टेम्पेस्ट रखा गया है। इसमें यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बेस सिस्टम्स, रोल्स रॉयस, लियोनार्डो, SPA और MBDA जैसी कंपनी शामिल है। इस एयरक्राफ्ट को 2035 तक सर्विस में लाने का प्लान है। ये यूरो फाइटर टाइफून को रिप्लेस करेगा। ब्रिटेन की गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2025 तक 2 बिलियन पाउंड्स खर्च करेगी। टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम को 2018 में अनाउंस किया गया था। ये एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज लगाई जाएंगी। पिछले साल ऐसी खबरें आई थी कि ब्रिटेन हमारे देश को इस एयरक्राफ्ट की जॉइंट डेवलपमेंट ऑफर कर रहा है और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि ये एयरक्राफ्ट एरो इंडिया 2019 में भी शो किया जाएगा। और एरो इंडिया 2019 में ब्रिटेन हमारे देश को इस एयरक्राफ्ट के लिए एक डिटेल्ड प्रपोजल पेश करेगी और इसके लिए एक प्रेजेंटेशन करेगी। लेकिन हमारे देश ने इस फाइटर जेट प्रोजेक्ट को कंसीडर नहीं किया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये एयरक्राफ्ट में कौन सी नई टेक्नोलॉजीज होंगी और क्या हमारे देश के लिए एक अच्छा सौदा हो सकता है या नहीं। इस फाइटर जेट प्रोग्राम में बेस सिस्टम इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट को लीड करेगा और इस एयरक्राफ्ट के लिए रोल्स रॉयस इंजन प्रोवाइड करेगा और यूरोपियन फर्म MBDA कंपनी लियोनार्डो इस एयरक्राफ्ट के लिए सेंसर्स और एवियोनिक्स बनाएंगी। इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन 2021 तक फाइनलाइज हो जाएगा और इसका पहला उड़ने वाला प्रोटोटाइप 2025 तक तैयार हो जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2035 तक ये एयरक्राफ्ट हो जाएगा और ये रॉयल एयरफोर्स के यूरो फाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के साथ ऑपरेट करेगा। टेम्पेस्ट फाइटर जेट के बारे में अभी तक जो जानकारी मिली है उससे यही लगता है कि ये एक बड़ा सिंगल सीट ट्विन इंजन डेल्टा विंग फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें F-22 फाइटर जेट जैसे ट्विन वर्टिकल स्टेबलाइजर्स यानी कि टेल फिन्स होंगी। डिफेंस एनालिस्ट जस्टिन ब्राउन का कहना है कि इन फीचर्स के साथ इस एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होगी।
इसका एयरफ्रेम बड़ा होने के कारण ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी रेंज और इसका वेपन लोड F-35 से ज़्यादा होगा, लेकिन अभी तक इसकी मैक्सिमम स्पीड, रेंज, रडार क्रॉस सेक्शन जैसी चीज़ों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इस एयरक्राफ्ट का पहला स्केल्ड मॉडल फार्नबर्ग एयर शोरूम में दिखाया गया था। जब इस एयरक्राफ्ट को पहली बार दिखाया गया था तो इसके साथ ही एक नया कॉम्बैट एयर स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट भी शोकेस किया गया था, जिसमें यूके की नई हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने के लिए स्ट्रेटजी बताई गई थी। उसी डॉक्यूमेंट में इस एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी दी गई थी और जो भी इस एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी अवेलेबल है उसी डॉक्यूमेंट से आती है। रोल्स रॉयस इस एयरक्राफ्ट के लिए एक इंजन डेवलप कर रही है। रोल्स रॉयस का कहना है कि वो इसके लिए अडेप्टिव साइकिल टर्बोफैन इंजन बनाने वाले हैं, जिसमें लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अडेप्टिव साइकिल इंजन वो इंजन होते हैं जो कि अपनी जरूरत के हिसाब से अपने मोड्स को चेंज कर सकते हैं। ये मैक्सिमम पावर के लिए हाई थ्रस्ट मोड में जा सकते हैं और फ्यूल को बचाने के लिए हाई एफिशिएंसी मोड में जा सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट के मिशन के हिसाब से अपना मोड चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही रोल्स रॉयस का कहना है कि जो इंजन इस एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जा रहा है वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा जो कि इसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा होगी। इसके इंजन द्वारा जनरेट की जाने वाली ज़रूरत से ज़्यादा बिजली को डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि लेज़र वेपन्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका की एयरफोर्स एक डिफेंसिव एंटी मिसाइल लेजर को टेस्ट कर रही है और ऐसे ही वेपन्स टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि अमेरिका और यूके के बीच संबंध अच्छे हैं तो दोनों देश अपने बीच में एडवांस टेक्नोलॉजी भी शेयर कर लेते हैं। लेकिन जो टेम्पेस्ट की प्रेजेंटेशन में बताया गया था उसमें यह बताया गया था कि ये एयरक्राफ्ट डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को नॉन काइनेटिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी कि ये वेपन्स दुश्मन के एयरक्राफ्ट के सेंसर्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और इसके साथ ही उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को भी नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके साथ ही टेम्पेस्ट की जो सबसे बड़ी खूबी होने वाली है वो होने वाली है इसका मॉड्यूलर इंटरनल पेलोड बे, यानी कि इसका इंटरनल वेपन्स बे ऐसा होगा कि इसे अलग अलग सेंसर्स और वेपन्स के हिसाब से बदला जा सकेगा। इस कैपेबिलिटी के कारण इस एयरक्राफ्ट में बहुत तरह के वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये एयरक्राफ्ट मीटियोर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और स्पीयर 3 क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर पाएगा। इन मिसाइल्स को इस एयरक्राफ्ट के साथ शो भी किया गया था। इस एयरक्राफ्ट का जो मॉकअप यानी कि जो फुल स्केल डिज़ाइन शो किया गया था उसके साथ ही इन मिसाइल्स को भी दिखाया गया था। इसके साथ ही जो इसके लिए डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था उसमें एक नेक्स्ट जनरेशन डीप स्ट्राइक मिसाइल का भी जिक्र किया गया था, यानी कि ये मिसाइल भी इस एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके साथ ही इसके लिए जो डॉक्यूमेंट पेश किया गया था उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी जिक्र किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल होती हैं जो कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा तेज ट्रैवल कर सकती हैं। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट ड्रोन स्वार्म्स को भी ऑपरेट कर पाएगा जिनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज होंगी, यानी कि जिन ड्रोन्स को ये कंट्रोल करेगा वो दुश्मन के ऊपर अटैक भी कर पाएंगे। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कैपेबिलिटी के साथ पायलट को एयरक्राफ्ट को उड़ाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी और वो अपने मिशन के ऊपर ध्यान दे पाएगा। F-35 एयरक्राफ्ट के जैसे ही टेम्पेस्ट फाइटर जेट बहुत तरह के पैसिव और एक्टिव सेंसर्स का इस्तेमाल करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट में जो कॉकपिट लगाया जाएगा उसमें कन्वेंशनल यानी कि रवायती कॉकपिट डिस्प्ले पैनल्स नहीं होंगे और उसमें स्विचेस को भी रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर इस एयरक्राफ्ट में जो पायलट के लिए हेलमेट इस्तेमाल किया जाएगा उसमें वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। पायलट के हेलमेट के अंदर ही उसे एयरक्राफ्ट के सारे कंट्रोल्स दिखाए जाएंगे और पायलट अपने हेलमेट से ही पूरे एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस एयरक्राफ्ट में से सभी मैनुअल कंट्रोल्स को निकाल दिया जाता है तो पायलट के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि अगर किसी मिशन के दौरान इस एयरक्राफ्ट के पायलट का हेलमेट काम करना बंद कर देता है तो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए पायलट के पास कोई भी और रास्ता नहीं होगा और इसके कारण पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट कोऑपरेटिव एंगेजमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, जिसके इस्तेमाल से टेम्पेस्ट फाइटर जेट अपने साथ उड़ रहे दूसरे फ्रेंडली फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ अपने सेंसर डाटा को शेयर कर पाएगा। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट अपने सेंसर डाटा को शिप्स या ग्राउंड फोर्सेस के साथ भी शेयर कर पाएगा। इसके साथ ही ये फाइटर जेट हैक प्रूफ भी होने वाला है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट को हैक करना दुश्मन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। F-35 के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते रहे थे कि इस एयरक्राफ्ट को हैक किया जा सकता है। इसके बारे में कहा जा रहा था कि इसमें जो नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हें हैक करना बहुत आसान है। इसी कारण टेम्पेस्ट फाइटर जेट को हैक प्रूफ बनाया जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट का हैक प्रूफ होना बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अनमैन्ड मोड में भी आएगा, यानी कि इसे एक पायलट के साथ और एक पायलट के बिना भी उड़ाया जा सकता है। इसके अनमैन्ड मोड में इसे ग्राउंड कंट्रोल से भी उड़ाया जा सकता है।
तो अगर ये एयरक्राफ्ट अनमैन्ड मोड में उड़ रहा हो तो अगर दुश्मन इस एयरक्राफ्ट को हैक कर ले तो दुश्मन इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए इस एयरक्राफ्ट को हैक प्रूफ बनाया जा रहा है ताकि ऐसी स्थिति को अवॉइड किया जा सके। लगभग सभी नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम्स में अनमैन्ड कैपेबिलिटी को ऐड किया जा रहा है, यानी कि सभी नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट मैन्ड और अनमैन्ड दोनों मोड में ऑपरेट कर पाएंगे। बिना किसी पायलट के ऑपरेट करने वाले एयरक्राफ्ट में बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं, क्योंकि किसी एयरक्राफ्ट की बहुत सारी कैपेबिलिटीज उसके ह्यूमन फाइटर के कारण लिमिट हो जाती हैं, यानी कि उसमें एक ह्यूमन पायलट के होने के कारण वो बहुत सारे मनूवर्स नहीं कर पाता जो कि वो एक अनमैन्ड मोड में कर पाता। अनमैन्ड मोड में ये एयरक्राफ्ट हाई जी मनूवर्स कर पाएगा जो कि एक ह्यूमन पायलट के होने के कारण नहीं किए जा सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे देश को यूके ने ये एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ऑफर किया था तो हमने इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को क्यों नहीं ज्वाइन किया और क्या हमें इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को ना ज्वाइन करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा देश अपने खुद का एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम MCA फाइटर जेट प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। तो अगर हम अपना पैसा और अपनी एनर्जी किसी और देश के साथ एक जॉइंट प्रोग्राम में खर्च करते हैं तो हमारे MCA प्रोजेक्ट के ऊपर हम ज़्यादा मनी और मैन पावर स्पेंड नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही हमारी गवर्नमेंट को एक डर ये भी था कि हमारे साथ फिर से FGFA वाला केस हो सकता है। जैसे कि FGFA प्रोग्राम में रशिया हमसे फंडिंग मांग रहा था, वैसे ही यूके की गवर्नमेंट भी अपने इस फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए हमसे फंडिंग चाहती है। और अगर हमारा देश इस फाइटर जेट प्रोग्राम में अपने खुद के हिसाब से कुछ चेंजेस करना चाहे तो उसके लिए भी यूके की गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा पैसा मांगेगी। इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को बनाने के लिए तकरीबन $2.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और ये इन्वेस्टमेंट फिगर भी सिर्फ एक शुरुआती फिगर ही है। जब ये एयरक्राफ्ट बनना शुरू होगा तो इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी और धीरे धीरे इसमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होने के कारण इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये FGFA प्रोग्राम के लिए मांगी हुई कीमत से भी ज्यादा हो जाएगी। इसके साथ ही इस फाइटर प्रोग्राम को ज्वाइन ना करने का एक और कारण ये भी है कि बेस सिस्टम्स अपने एयरक्राफ्ट के लिए टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार नहीं होगी। FGFA प्रोग्राम में भी रशियन साइड अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश एरोस्पेस सिस्टम यानी कि बेस सिस्टम्स इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर और ज्यादा सख्त हैं। वो शायद इस एयरक्राफ्ट के लिए हमें लाइसेंस प्रोडक्शन करने की मंजूरी दे दें, लेकिन फिर भी वो इस एयरक्राफ्ट को बनाने वाली कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कड़ी नजर रखेंगी। तो अगर हमें इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करना भी है तो हमें यूके की गवर्नमेंट के साथ खुलकर बात करनी होगी और उन्हें इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए हमें एक प्रॉपर रोड मैप देने के लिए कहना होगा, ताकि हम इस प्रोग्राम को देख सकें और ये पक्का कर सकें कि क्या ये प्रोग्राम हमारे देश के लिए अच्छा होगा या नहीं, और उसके बाद ही कोई फैसला इस प्रोग्राम के लिए लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।